अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद जो ओवरऑल सूरत हाल है बिज़नेस के हवाले से, और फिर एदाद-ओ-शुमार जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत छठी बार फिर महंगी होने के बारे में बातें और चहकमगोइयाँ शुरू हो गई। एक समरी भिजवा दी गई है जिसमें 16 रुपये तक की डिमांड की गई, लेकिन मुमकिन तौर पर 4 से 5 रुपये तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल पे। अगर फ़र्ज़ करें 2 या 3 रुपए भी बढ़ जाते हैं तो यकीनी तौर पर महंगाई का जो तूफ़ान है इस वक्त वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगा और फिर एक नया मसला जन्म लेना शुरू कर देगा इस गवर्नमेंट के लिए। बिजली 2 दिन में 2 मरतबा बढ़ा दी गई, उस पर भी इस वक्त मसाइल हैं। गैस के रेट्स बढ़ा दिए गए और फिर बढ़ाए जाने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। गैस की बंदिश की वजह से जब पूरी सर्दियाँ गुजर रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में रही इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन दिसंबर की अगर एक्सपोर्ट्स देखी जाएँ 7% के करीब उसमें गिरावट आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होते दिखाई देते हैं, लेकिन जाहिर है कि इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं वो नहीं हो रही, इंटरनेशनली कोई हुकूमत के लेन देन नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एक जगह पर मुंजमद हैं। और ये बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसमें इंपोर्ट नहीं हो रही और बहुत सारे मसाइल, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल है। लेकिन हकीकत में क्या सूरत हाल है इन तमाम तर चीज़ों पर, बढ़ती बेरोज़गारी पर, और फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो शोबे हैं इस वक्त कारोबार से जुड़े, वो क्या सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ें, इस पर बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नासिर मिर्ज़ा साहब सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। एहसन साहब, सर बड़े बेहतर तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस, लास्ट वीक मंदी पे इख्तिताम, पहला डे है, बड़ी शानदार तेज़ी दिखाई स्टॉक मार्केट ने, 500+ पॉइंट्स हैं। सर मामलात बेहतरी की तरफ है, लेकिन स्टॉक मार्केट थी हद तक, क्या आप जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही थी वापस, उसका एग्जिट हुआ था, क्या वो वापस आना शुरू हुई है? इतनी अच्छी हद पर स्टॉक मार्केट खड़ी है? देखिए, बिल्कुल ये हमने देखा कि जो प्रीवियसली जो है ऑटो सेल्स का डेटा आया, वो जाहिर है हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद रेमिटेंसेस का जो डेटा अभी रिसीव हुआ है, जो जैन के माह के अंदर मिली है, वो दोबारा $2 बिलियन से ऊपर कोई 19% ग्रोथ जो है होम रेमिटेंसेस की हमें मिल रही है। वो जाहिर है पैसा हमने देखा $480 मिलियन जो है रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आया। तो आई थिंक कि ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसमें तो फंड्स पाकिस्तान में पोर इन हो रहे हैं, और जाहिर है वो हम देख रहे हैं कि एसेट सेल्स जो हैं, जिस तरह मैंने बताया, ऑटो सेल्स की तरफ भी जा रहा है, और फिर जाहिर है कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा रहा है, कैपिटल मार्केट की तरफ फंड्स आ रहे हैं। तो आई वुड से कि ये तो पैसा पाकिस्तान की डेवलपमेंट में या डेवलपिंग या इंडस्ट्रियल जोन की तरफ भी जा रहा है पैसा। एक्सपोर्ट नंबर्स भी जो है वो पॉजिटिव साइड पर हमें नजर आ रहे हैं, और फिर जाहिर है जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं अपेरेंटली वो कम होंगे, जिस तरह से जो है हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और फिर कैपिटल मार्केट जो बढ़ रही है। तो ये तो रिकॉर्ड जो है वो सर्ज है, वॉल्यूम्स भी रिकॉर्ड 1 बिलियन से ज्यादा की वॉल्यूम ट्रेड हो गया था पिछले 2-3 वर्किंग डेज में, और जाहिर है ये हम देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी प्रमोट हो रही है। तो आई बिलीव कि ये सारी सिचुएशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोकस ले रही है। 4% जो ग्रोथ IMF एक्सपेक्ट कर रहा है इन द कमिंग ईयर, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अचीव हो सकती है। और फिर टैक्स टारगेट्स भी हमने देखा कि पहले 7 माह के अंदर टैक्स टारगेट्स पूरे हो गए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है वो तो उसके बरक्स है जो हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जो पेंडेमिक चल रहा है और लॉकडाउन हैं। पाकिस्तान में तो ग्रोथ जो है वो अपेरेंटली होते हुए हमें उसी तरह से नजर आ रही है जैसे दीगर एशियन जो हमारे कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें। ज़बरदस्त। चलें, ये एक अच्छी खबर भी है हमारे लिए कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त सुपरबली आउट क्लास परफॉर्म कर रही है। ज़रा और चीज़ें भी इस पर भी डिस्कस करता हूँ। एहसन साहब, पहले ज़रा नासिर साहब को भी इन कर लें। नासिर साहब, सर इससे पहले कि कोई बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हों, ज़रा मुझे बताएं, एक रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स वैसे ही बड़ा एक्टिव चेंबर ऑफ कॉमर्स है माशाल्लाह, हर वक्त कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी चलती रहती है। एक आप कोई सिंपोजियम, कुछ सेमिनार कुछ करने जा रहे हैं, कोई एग्जीबिशन है, किस चीज़ की एग्जीबिशन है, ज़रा हमें बताएं, और फिर क्या उसके मकासद हैं, क्या हासिल हुसूल है? थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आपने अभी बताया कि नो डाउट रावलपिंडी चैम्बर जो है पाकिस्तान का सबसे वाइब्रेंट चैम्बर कहलाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो एक्टिविटीज़ है, और हम साल कम अज़ कम हम 12 से 14 एक्सपोज मीटिंग और अपना कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये वो एक्सपोज कॉन्फ्रेंसेस और है जो
पाकिस्तान करते हैं। इसके अलावा 6 से 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जो हम इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन इस दफा बिकॉज ऑफ कोविड तक कामयाब नहीं हो पा रहे, पिछले साल से पिछले हुए हैं। जो अभी आपने जिक्र किया, अभी हमने रिसेंटली अभी जनवरी में हमने एक पिछले 13 सालों से करा था ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस। इसमें हम तमाम जो चैम्बर्स के प्रेसिडेंट हैं ऑल ओवर दी कंट्री, उनको इनवाइट करते हैं, वो हमारे साथ रुकते हैं 2 से 3 दिन, और उसमें बजट तजावीज़ के ऊपर गौर खौज किया जाता है, और वो फिर उन बजट तजावीज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसके उनको मैक्सिमम उन चीज़ों को जो बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं वो गवर्नमेंट के इदारों तक पहुंचाया जाए और उसको अपकमिंग बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर का विजन है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है, उस सिलसिले में इस माह हम फरवरी के अंदर 26, 27, 28 फरवरी को एक बिल 2021 के नाम से एक इवेंट करने जा रहे हैं जो अयूब पार्क में हो रहा है, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो डिफरेंट डेवलपमेंट बोर्ड किया जाए, जो उनके प्रोजेक्ट। मेरा ख्याल आवाज़ का इशू है, मैं ज़रा वापस आता हूँ आपके पास, ज़रा जवाहर साहब से भी स्पेस। जवाहर साहब सर, जो एदाद-ओ-शुमार आप भी देख रहे होंगे यकीनी तौर पर, पहले तो ज़रा आपकी सेहत अब बेहतर है, दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको बेहतर रखे, आपको हार्ट इशू हुआ। सर ये बताएं कि इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, रेमिटेंसेस बेहतर, लेकिन उसके बावजूद जो अदर हैंड है वो कुछ और स्टोरी बयान करता है। आवाम परेशान है, महंगाई का एक तूफ़ान है, पेट्रोलियम कीमतें 6 बार बढ़ रही हैं, इसी तरह गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिजली 2 दिन में 2 बार महंगी, कभी सहमाही बुनियादों पर, कभी मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट पर। आवाम के लिए सर क्या कोई रिलीफ हो सकता है? ये जो सारे अच्छे एदाद शुमार हैं इसके मुताबिक, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको एलेबरेट कर सकते हैं, चूँकि जाहिर है आप माहिर मुआशियात हैं। देखिए, असल माहिर मुआशियात तो इस्लामाबाद में बैठे हैं और दे आर द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द गवर्नमेंट, और सिंपल सी बात है, गुज़श्ता 2.5 साल में क्या खोया क्या पाया की अगर कहानी देखें तो बेहतर इकोनॉमिस्ट जो है ना हाउस होल्ड वाइफ हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर बेचारी जीती हैं, रोजाना की बुनियाद पर मरती हैं। और दूसरा इकोनॉमिस्ट जो है प्रैक्टिकल जो पॉलिसीज को देख रहा होता है और वो ब्रांड देख रहा था पॉलिसी का, वो है बिजनेसमैन, ट्रेडर हो खा वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। इन्वेस्टर जो है ना वो तो देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में सेविंग नहीं है, कौन सा स्टॉक मार्केट है। मेहनती साहब बात कर रहे हैं आरिफ हबीब ग्रुप से, आरिफ हबीब साहब नोज मी वेरी वेल। तो बात यह है कि सर वो कोई दुनिया की इकोनॉमी सस्टेन नहीं करती है जब तक कि एक आम आदमी, स्कूल का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और गलियों में सफाइयां करने वाला खाकरोब या फिर सब्जी बेचने वाला आदमी शख्स जो है, जो बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है और कोशिश होती है कि 200-400 रुपए का मुनाफा या 500 रुपए ले जाए घर पर, वो भी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं बनते हैं महीने के। ये कौन से इंडेक्स की बात कर, पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त आई वाज वेरी एक्टिव रिपोर्टर विद वन ऑफ द डेली न्यूज़पेपर्स ग्रुप। एजीएन काजी साहब के हाथ में एक खजूर की बुनी हुई टोकरी हुआ करती थी, उनके साथ एक लड़का होता था पोर्टर, और कराची की सबसे बड़ी मार्केट एम्प्रेस मार्केट है, यानी कंज्यूमर के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, और 30-35 का जो बास्केट थी जिसपे इन्फ्लेशन बेस कर रहा था, CPI या जो भी कहिए, तो वो खुद जाते थे, टमाटर भी खरीदते थे और हरा धनिया, हरी मिर्च, खजूर, दालें, चावल, आटा, साबुन, लाइफबॉय वगैरह वगैरह। और आज वो सारी बास्केट कहाँ है? वो ये क्या है, यानी डॉक्टर पी शेख साहब को अगर सैलरी का टिकट देने के बाद ये समझते हैं असद उमर फेल हो गया, पीछे चला गया, उसको आपने नेशनल कमांड में डाल दिया, कि कौन सी डिलीवरी है? मैं बात ही नहीं कर रहा नवाज शरीफ गवर्नमेंट की, ना बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सर देवर और करप्ट, दे आर फेसिंग दी चार्जेस बाय द नैब, वो एक अलग कहानी है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि एज ए पाकिस्तानी जो 22 करोड़ आवाम है, उसमें 21 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं, इस पर गुर्बत के फिगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स बढ़ रही है, और इस वक्त 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया सेमेस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई टीम, शफकत महमूद,
उसको क्या पता कि गरीब आदमी कैसे यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाएगा। कॉलेजेस का एजुकेशन का सिस्टम बैठ चुका है। ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम की बात करते हैं। इन्होंने एक जुमला सुना हुआ इमरान खान से, जो उनकी पार्टी का हेड भी है और सरबराह भी है हुकूमत के, कि ये हमारे यूनिफॉर्म सिस्टम होगा पाकिस्तान में। भाई तीनों सिस्टम चल रहे हैं, रिलीजियस भी चल रहा है, वेस्टर्न भी चल रहा है, दीगर भी चल रहे हैं। अच्छा, ये नहीं जब्बार साहब, मैं अगर आपकी बात से अखज़ करूं तो बात ये है कि जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं उससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, इनकी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए, आपने स्टार्ट लिया था, इंट्रो था आपके प्रोग्राम का, दैट वाज फ्रॉम दी ओगरा। मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि ये 3 रॉ जो है ना, 3 रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इट इज द पेमरा, द अदर इज द ओगरा एंड वन इज द नुब्रा। इनको उठाकर बाहर फेंक दें। इन्होंने इतना ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद में काम करती है, और सिंध ब्यूरोक्रेसी, पंजाब ब्यूरोक्रेसी, केपी ब्यूरोक्रेसी, ये गरीब आदमी कुछ नहीं मिलता। मैं फिर अपनी बात को रिट्रेट करता हूँ कि ये 15 की कहानी दिखाते हैं, 5 बढ़ा देते हैं। ऑब्जेक्टिव ही इनका 4-5 बढ़ाने का होता है। ये सिर्फ 15 की कहानी देते हैं। झाका नहीं कहते, पंजाबी में कहते हैं झाका देता, उन्हें झाका देता। ये झाका दे के मारने वाले लोग हैं। अवाम को मुसलसल लूट रहे हैं। 1 साल के बाद प्राइसेस फिक्स होती थी, फिर वो पैग हट गया। उसके बाद जनाब आपने 3 महीने का खेल शुरू कर दिया। 1 साल के बाद 3 महीने के बाद आपने 1 महीने कर दिया। 1 महीने से हटा के 1 हफ्ते का, अपना 15 दिन में कर दिया। अब 1 हफ्ते में ले आएंगे ये, ऐसा ही है। अच्छा, मैं जब्बार साहब इस पे 2-4 चीजें और हैं। मैं जरा आपकी एक जरा माहिराना राय भी लूंगा इस पे कि हम लेवी ड्यूटी की बात करते हैं, दीगर ड्यूटीज़ की बात करते हैं, टैक्सेस की भरमार वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अगर मुख्तलिफ हवालों से को 20-22 रुपये पेट्रोल के 1 लीटर पे टैक्स बनता है, तो जब कीमत बढ़ती है तो उस टैक्स में थोड़ी कमी की जा सकती है। मैं ज़रा वापस आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। एहसन साहब, सर इस वक्त की जो इन्वेस्टमेंट मोड है, आपके नज़दीक की बेहतर टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए? चूँकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जो छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 1 मिलियन 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें डे बाय डे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कह लेते हैं हम। तो क्या उनके लिए ये बेहतर मौका है इस टाइम? देखिए, इस वक्त तो जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है वो इंडिकेट कर रही है कि जो ग्रोथ या जो प्रॉफिट उनको मिला है पिछले 7-8 माह के अंदर, ये जो पोस्ट कोविड जो फर्स्ट इसकी वेव थी, आई थिंक कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड, इसका 40-45% रिटर्न जो है आपकी मार्केट जो है वो इम्प्रूव हुई है। आई थिंक कि पहले करेक्शन ज्यादा आया और फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट उससे भी ज्यादा हमने देखी। और आने वाले वक्तों में ये है कि कंपनीज की जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है या जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं, वो हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स के अंदर तो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है। यानी कि अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग्स हमें नजर आ रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। रिफाइनरीज अब प्रॉफिट के अंदर आ गई हैं, और फिर आगे हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो एमनेस्टी दी गई थी, उससे जो नताइज जो हमें सीमेंट के और स्टील सेक्टर्स के नजर आ रहे हैं, वो आने वाले वक्तों में काफी इम्प्रूव्ड नजर आ रहे हैं। तो हमारी जो मार्केट है अगर देखें तो उसकी डिविडेंड यील्ड जो है तकरीबन 8% के करीब है, मल्टीपल तकरीबन 7.5% के करीब है। तो आई थिंक कि जो रीजनल इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 15 के मल्टीपल पे रीजनल मार्केट जो है वो चल रही है, या इंडिया 29 के मल्टीपल पे चल रही है। तो आई थिंक कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट काफी ज्यादा सस्ती हैं। डिविडेंड यील्ड जो है जिस तरह से मैंने बताया 7.9% या 8%, वो रीजनल लेवल पर काफी ज्यादा कंपैरेटिवली जो है बेहतर जो है वो ली गई थी। तो आई थिंक कि अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मौजूद हैं डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में भी। और अगर जिस तरह से बात हो रही थी कि आम आदमी के लिए, तो आई थिंक कि जो एक्सपोर्ट नंबर्स हमारे इस वक्त बढ़ते चले जा रहे हैं, 23% हमने देखा है 7 माह के अंदर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और फिर इसके बाद हमें जो फैसलाबाद रीजन में स्पेशली जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका जो रिवाइवल देखा गया है, वो इंडिकेट कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा जो है ग्रिप में आई है। अब इसका जो एग्जैक्ट नंबर है, न्यूमेरिक्स है, वो गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पर नहीं शेयर किए, बट अपेरेंटली नजर आ रहा है कि जो टेक्सटाइल के एम्प्लॉइज थे या वो सीमेंट बेस्ड जो एम्प्लॉइज थे जो इन सेक्टर्स को कवर करते थे, आई थिंक कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा कम हुई है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बट जाहिर न्यूमेरिक्स इस वक्त हमारे साथ जो है वो शेयर नहीं किए जा रहे गवर्नमेंट की तरफ से, बट अपेरेंटली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट था जो हमें मार्च के माह तक नजर आया था, अब अपेरेंटली वो जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो खत्म होता जा रहा है। लोग जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ दोबारा जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं
जिस तरह से ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो 4% की तरफ जा रहे हैं, और जाहिर है अपेरेंटली जो अगर हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ते हैं, एमएसपी अगर बियॉन्ड 2021 अगर कैरी होती है, तो आई बिलीव कि जो रिकवरी थी पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी वो काफी ज्यादा बेहतर तरीके से देखी जा सकती है, और कोविड के जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक हमने उसको कम होते देख रहे हैं। कोविड के जो इम्पैक्ट्स हैं वो अब कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की हद तक बढ़ भी रही है जो कि दिख भी रहा है। मैं जरा शेयर प्राइसेस की भी बात करूंगा, पहले जरा नासिर साहब से। जरा नासिर साहब, सर एक एग्जीबिशन का आप जिक्र करते, मैं चाहूंगा जरा पहले अपनी बात आप कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैं एक दूसरा इवेंट की भी बात कर, जो हमारा अपकमिंग इवेंट है, दैट इज रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन पैकेज से रिलेटेड है, जो हम 26, 27, 28 फरवरी को करने जा रहे हैं, और ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है अरसलान साहब कि पिछले तकरीबन अगर आप देखें 4 से 6 वीक के दौरान, तो स्टील के अंदर तकरीबन 15 से 17% प्राइस हाइक आई है। इसी तरीके से सीमेंट अगर आप इंडस्ट्री को देखिएगा कि उसके अंदर भी 4 से 6 वीक के दौरान। जी नासिर साहब, इस सेक्टर के अंदर सब्सिडाइज जी नासिर साहब आ रही है रिक्वायरमेंट है किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए कि चले मैं ज़रा जब्बार साहब, सर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें अगर, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले करना भी चाह रहा था। सर अगर सारी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है, हम समझते हैं कि रेमिटेंसेस बेहतर हैं, मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले भी होते हैं। मैं ज़रा पहले जीडीपी, सर फिर ज़राअत और फिर दीगर चीज़ें, सबका इम्पैक्ट मिलाकर जीडीपी पर होता है। सर टैक्स टू जीडीपी में कमी हुई है ओवरऑल, वैसे टैक्स कलेक्शन लास्ट अगर मंथ्स की देखें तो बढ़ी है, लेकिन वैसे टैक्स गैप जो है रेवेन्यू कलेक्शन का वो बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद जीडीपी जो टैक्स टू जीडीपी है वो भी कम हुआ है। सर जीडीपी ग्रोथ अगर बेहतर होती है, जिसका जिक्र अब गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में कर रही है, तो जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे मूडीज़ है, आईएमएफ खुद है, वो क्यों फिर 1.2 और 1.4 से ऊपर की रेटिंग नहीं दे रहे? वो भी उस सूरत में कि बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म का बेहतरी आ जाए कोई एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल में, तो तब जाके इतनी जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सरताज अजीज के दौर में और इसहाक डार के दौर में और इसके आगे पीछे पीपल्स पार्टी के दौर में भी पाकिस्तान इज वेरी वेल नोन इन फजिंग द फिगर्स। इसीलिए आईएमएफ की जो भी फोरकास्ट है, वर्ल्ड बैंक की जो फोरकास्ट है, वो ज्यादा क्रेडिबल है और उसकी वजह ज्यादा करीब। जो इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करते हैं, प्रो पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूँ, प्रो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करता हूँ। आप प्राइसेस को मैनेज नहीं कर सके, नंबर 1। इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर सके, नंबर 2। नंबर 3, आप करेंसी के जो सिस्टम आपका एकदम से डिक्लाइन आया था, खुद असद उमर बैठा हुआ था वहां पे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उसके दौर में जो जंप डाउन किया था, नोज डाइव किया था आपकी करेंसी ने, वो आपके सामने मौजूद है। ये 3 फैक्टर तो आपके सामने है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि टेक्सटाइल सेक्टर, और टेक्सटाइल वालों से मेरी बात हुई है फैसलाबाद के अंदर, ये कराची में थोड़े बहुत इधर फिर भी हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पॉजिटिव आया है। कितना कॉटन की बैठ चुकी है, आप इसको लीजिए ना। टेक्सटाइल सेक्टर अगर आप स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग की बात करते हैं तो जनाब अली आप तो इम्पोर्टेड कॉटन इकोनॉमी में जा चुके हैं। कहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन आपका बेस हुआ करता था? इस कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं यार ये? आवाम, मैं समझता हूँ कि मैं कितना भी पढ़ा लिखा हो जाऊँ, एक आम आदमी, एक आम कंज्यूमर, ही इज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। बिल्कुल, माइक्रो इकोनॉमिस्ट भी बेहतरीन है और मैक्रो इकोनॉमिस्ट भी बेहतरीन है। कितना इन्वेस्टमेंट आपका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करता है, यानी स्पिल ओवर करता है वहां से, या इसके अंदर से स्पिन करता है, इधर इट इज स्पिनिंग और स्पिल ओवर। बताइए मुझे कितनी सेविंग्स है, नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान की कहाँ पहुंची है? कहाँ डोमेस्टिक सेविंग्स है पाकिस्तान की, कहाँ है, क्या लेवल है? ये इकोनॉमिस्ट जो बैठे हैं, इमरान खान साहब को समझना चाहिए। अच्छा, मैं ये जब्बार साहब एक छोटे ब्रेक पे जाता हूँ, आप तीनों हजरात से ज़रा एक चीज़ डिस्कस भी कर लूँगा कि हम अगर मॉनेटरी पॉलिसी देखें तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ किया मॉनेटरी पॉलिसी को, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के रिवीजन के बावजूद 2 चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, जिसका जिक्र जब्बार साहब कर रहे हैं। एक, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स थे जिसका बेहतरी थोड़ी सी आई है, लेकिन
बहुत बेहतरीन। दूसरा, हमारी इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, जाहिर है मार्केट से इन्वेस्टमेंट भी उसी सूरत में कम होती जाती है जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ती जाती है। और फिर जो कमर्शियल हमारे यहाँ पर एक कंजम्पशन पावर थी, वो भी अब बहुत तेज़ी से कम होती दिखाई दे रही है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से ज़रा पहले बात हो रही थी इन्फ्लेशन और 2-3 चीज़ें जो डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब ने जिसका जिक्र किया, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात हो जाए। ज़रा नासिर मिर्ज़ा साहब इन एंड आउट हो रहे थे, तो अब ज़रा बेहतरी है तो उनसे बात कर लेता हूँ। नासिर साहब, सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जिक्र अभी थोड़ी देर पहले एहसन मेहनती साहब भी कर रहे थे कि जब उसको मराद दी गई है तो बेहतरी आई है। आप लोग इसके हवाले से एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, सर इसके आउटकम्स क्या होंगे, क्या बेहतरी होगी, क्या कोई बिजनेस की बेहतरी होगी? जाहिर है अब पेंडेमिक के मामला अब बेहतर होना शुरू हुए हैं, वैक्सीन आ गई पाकिस्तान में, तो इसके बाद क्या सिलसिला है, आप ज़रा ये भी बता दें हमें। देखिए, सब जिक्र किया क्योंकि मेरा नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा था, इसके से नहीं बात हो पाई। एमनेस्टी हमने गवर्नमेंट को यही अभी जो डिक्लेरेशन बनाया है लास्ट अपना इंटरनेशनल समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये पैकेज आप तमाम इंडस्ट्री को दीजिए ताकि मुल्क के अंदर। जी नासिर साहब, चले मैं ज़रा इस पे एहसन साहब, सर 2-3 चीज़ें जिसका जिक्र हो रहा था अभी, मैं ज़रा आपसे इस पर भी बात करूंगा कि हम अगर इन्फ्लेशन के जिक्र की बात कर लें तो वो भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो एक बेहतर काम हुआ वो मॉनेटरी पॉलिसी के रिवीजन हुआ, उसको रिवाइज किया गया, 7% पे आ गई। कोई इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है सर 7% पे आने का? देखें, ये तो अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उसमें एक मेजर जो है वो मुस्बत इसका रुझान जो है वो देखा गया है कि जहां पर लेवरेज कॉस्ट ऐसी कंपनी जो ग्रोथ के पर्पस के लिए उन्होंने लोन लिए हुए थे, क्रेडिट लिए हुए थे, आई थिंक उनका क्रेडिट प्रोफाइल काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। सीमेंट, टेक्सटाइल सेक्टर्स ऐसे थे कि जहां पर इन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि सीपेक, पोस्ट सीपेक जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने लगी थी और जाहिर है यहाँ पर एक्सपेंशन थी। तो जाहिर है हम देख रहे थे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी जो है वो क्रेडिट का इस्तेमाल था। फिर ऑटो सेक्टर के अंदर भी हमने देखा कि इस वक्त 46% जो ग्रोथ देखी गई है जनवरी के माह के अंदर ऑटो की डिमांड के अंदर, वो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि वो मुस्बत इम्पैक्ट है। ये 7% जो पॉलिसी रेट है इसको कम करने पर हमने देखा कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरा चल निकला है एमनेस्टी के बाद। और फिर उसके बाद हमने देखा कि नई जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो इम्प्रूव हुए। और फिर इसके बाद हमने देखा कि जो कैपिटल जो फ्लो इन होना था और जो कैपिटल जो है वो नए इन्वेस्टमेंट जो आनी थी मुल्क के अंदर, उसके अंदर भी जो है वो इजाफा हुआ। तो आई थिंक कि इसका अगर कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुस्बत इम्पैक्ट सीमेंट, स्टील, ऑटो सेक्टर के अंदर जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स काफी ज्यादा कम हुए। और जाहिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जहां पर होती है, अब वहां पर एक्सपोर्ट नंबर जब हमारे इम्प्रूव हुए इस पॉलिसी रेट के कम होने के बाद, वहां पर हमने देखा कि सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर ने काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में हमारे जो है वो। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो रेमिटेंसेस हैं वो भी हमारी पाकिस्तान के अंदर फ्लो इन हुई। और फिर जो गवर्नमेंट को अब जो कॉस्ट आ रही है, स्पेशली जो फंड पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उन गवर्नमेंट की अपनी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ फंडिंग का कम भी है, जो 13% से 7% करवा, वहां पे गवर्नमेंट को 5% जो है बजट के अंदर उसकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो जो है गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट अगर देखा जाए तो उसमें भी कमी इस तरह से हो जाती है। अच्छा, लेकिन एहसन साहब एक चीज है कि ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ जब बजटरी डेफिसिट्स होते हैं उसमें इजाफा हो रहा है। देखिए, आई थिंक ये तो एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। वहां पर हमने देखा है कि ट्रेड डेफिसिट के अंदर जो इजाफा होता है उसकी वजह यही होती है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो लैग करती है। जो एक्सपोर्ट हमारी लैग कर रही है उसकी वजह ये भी है कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं जहां पर हम अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से यूएस इकोनॉमी है या फिर यूरोपियन इकोनॉमीज है, वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं। और अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी इंप्रूव भी थी, दूसरी जो एस्पेक्ट्स हैं जहां पर कंजम्पशन रिलेटेड एक्सपोर्ट्स थी उसके अंदर
काफी ज्यादा कमी, सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के अंदर फिर दोबारा से कमी देखी जा रही है। तो आई थिंक कि जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वहां पर हमें काफी ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एक पेंडेमिक की जो है वो को फेस कर रही है, और पाकिस्तान में जो है वो ग्रोथ देखी जा रही है, जिससे हमें नजर आ रहा है ट्रेड डेफिसिट हमारे जो है हमारे इंपोर्ट नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, बट हमारी एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर खातिर खा इजाफा अब नहीं नजर आ रहा है। तो जाहिर है जो सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, जिस तरह से टेक्सटाइल और सीमेंट हो गया, वहां पर एक्सपोर्ट नंबर गया। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमने देखा है कि 30% से ज्यादा इंक्रीज देखा गया है 7 माह के अंदर। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है मुनफरिद नंबर्स नजर आ रहे हैं, बट इंपोर्ट नंबर्स चूंकि बढ़ रहे हैं तो ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है वो नेगेटिव साइड पर है। तो आई थिंक कि हम चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जहां पर ये लॉकडाउन खत्म होते हैं यूरोपियन ममालिक में या यूएस इकोनॉमीज में, वहां पर हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली दूसरे जो स्टेपल फूड हैं या फिर दूसरी जो हमारी जो एक्सपोर्ट की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उसके नंबर्स इंप्रूव दोबारा से होपफुली जो है वो आने वाले टाइम पीरियड में होंगे। बट इस वक्त हम एक चैलेंजिंग टाइम्स को जो है वो फेस कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव थिंग ये है कि हमारे जो रेमिटेंसेस का डेटा है वो उसमें हमने 19% जो है वो तेजी देखी। जनवरी के माह के अंदर $2 बिलियन से ज्यादा जो है वो हमें रिसीट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो रुपी है वो काफी ज्यादा मुस्तहकम हुआ है। अब हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि जो रुपी की स्टैंडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट देखी जाएगी, कैपिटल मार्केट के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा सर्कुलर डेट क्राइसिस है उसका रिजॉल्व हमें नजर आता है जब पावर टैरिफ की रेशनलाइजेशन जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये जो ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ एक जुड़ा मसला है वो सबसे बड़ा हमारे पास सर्कुलर डेट का है। मैं ज़रा डॉक्टर साहब से भी इस पे बात, डॉक्टर साहब 2-3 चीज़ें आपने सुना, जिक्र भी किया एहसन साहब ने। सर एक ट्रेड डेफिसिट, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जब हम तिजारती पॉलिसी ना रखते हों, इतने माह गुजर जाने के बाद, गवर्नमेंट के 3 साल पूरे होने को जा रहे हैं, कोई तिजारती पॉलिसी नहीं है, इसके लिए क्या मुश्किलात होंगी बिजनेस में इस वजह से? दूसरा, हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो अपनी शराइत फिर दोबारा से आएंगी। बिजली पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद उन शराइत को पूरा करने के लिए पहले से ये इकदाम किए जा रहे हैं। ये परसेप्शन तो है ना कि IMF की कंडीशनैलिटीज को मीट करने के लिए, ऑनर करने के लिए किसी भी हुकूमत को ये कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक गवर्नेंस की और इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो डोमेस्टिक लेवल पे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा मॉनेटरी पॉलिसी, इससे पहले कहा ट्रेड पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर इसके अलावा आप आ जाए आप फिस्कल पॉलिसी पर। जनाब, जिस मुल्क में इकोनॉमिक मॉडल ना हो, ये हुकूमत आई थी 20-30 साल की स्ट्रगल के बाद कि जी शायद जो इकोनॉमिक मॉडल इंडिजिनस आ जाएगा, ना एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स है ये, ना कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक्स है, ठीक है जनाब, ना इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ अपॉर्चुनिस्ट है। तो खुद डॉक्टर ईश्वर ने किताब लिखी कि सोसाइटी ऑफ एलिटिस्ट, they are there to patronize and protect the society of elitists। कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट है वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी का कितना % है? मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हमने तो छोटे होते हुए जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और वो उसी में पूरी इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन चल रही है कि आपकी नेशनल सेविंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को। यहाँ पे सेविंग्स ना हो, कंजप्शन ओरिएंटेड बुलवरिज्म की पॉलिसी यहाँ पे चल रही है, कोई चेंज नहीं है, कोई डिविएशन नहीं है। हाँ खड़ा है आपका डॉलर ग्राहक रोजाना की बुनियाद पे 190-195 पे यूरो खड़ा हुआ है, 170-72-74 के ऊपर आप जो समझते हैं $2। सर्कुलर डेट के ऊपर अगर आप आ जाइए तो फिर नेपरा, यानी आपको अगर आप पेट्रोलियम की क्राइसिस में आ जाए, एनर्जी क्राइसिस में आ जाए, ओगरा में, और LNG के प्रोसेस में आ जाए तो ओगरा। बिल्कुल ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पॉलिसी अगर आ जाए तो फिर पैमरा आपके खिलाफ एक्शन लेगा। ठीक है, मतलब सर पेट्रोलियम की प्राइसेस को ज़ाहिर है कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन जब इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही थी तब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, चूंकि तब हमारी टैक्सेस इतने भारी भरकम लगे हुए थे। अभी भी कोई 21 रुपए से ऊपर की लेवी ड्यूटी लगी हुई है। जब्बार साहब जी 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग अपने जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो अशिया ज़रूरिया में हो या फिर गैस बिजली की कीमतों में हो या फिर पेट्रोल में हो, वो इंटरनेशनली साथ चलने की बजाय हम देखते हैं कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही थी तब भी पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए जी, आप क्यों नहीं कदम लगाते? आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल लेकर आए थे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बिल लेकर आए थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, पता नहीं क्या हुआ था, कभी उस पर अमल दरामद हुआ है? एक छोटी सी वीडियो लीक हो गई कि सेनेट के अंदर वोटिंग बाइंग ये वो। शेख रशीद ने सर बड़ी अच्छी बात कही कि बिकने वाला बिकेगा और बकने वाला बकता रहेगा। इस सोसाइटी के अंदर कहीं तो कोई तब्दीली आ जाए। वी आर नॉट फॉलोइंग दी पॉलिसी जहां पे हम सस्टेन कर सके इस कंट्री को। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ठीक है, मैं जवाब साहब आपसे जो जिक्र कर रहा हूं, जिसका आपने खुद भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया है, मैं नासिर साहब को भी इसमें, नासिर साहब सर कोई तिजारती पॉलिसी नहीं है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स सारे बैठते हैं साथ, पूरे पाकिस्तान के लोग साथ बैठते हैं, क्या इस पे बात नहीं होती कि तिजारती पॉलिसी जल्द अज जल्द नाफिज कर दी जाए? हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को तो फिर मराहत मिल जाती हैं, कंस्ट्रक्शन को फिर मिल जाती है, तो बाकी बिजनेस नहीं है। सर, जिस तरह मैंने अभी पहले अर्ज किया कि जो हमने अभी इंटरनेशनल चैम्बर समिट की है, उसके जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर ये जोर दे के बात की गई कि जो गवर्नमेंट की कम अज़ कम जो तिजारती पॉलिसी है उसके अंदर मिनिमम फॉर अनदर 10 ईयर्स की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आज एक पॉलिसी बनाते हैं, आप एक पैकेज देते हैं और हर 6 महीने के बाद उसमें चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसके मुस्बित असरात आ रहे होते हैं उसके ऊपर भी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट की ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, फ्लॉ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर कि तसलसल जो से है पॉलिसी के अंदर वो मजीद होना चाहिए। और जितनी अभी हमने कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उसकी जो डिक्लेरेशंस अभी हम गवर्नमेंट को पेश कर रहे हैं, उसमें सबसे मेजर पॉइंट गवर्नमेंट के साथ हमारा ये उठाया गया है। नासिर साहब, एक और इशू भी है, वो ये है कि आप सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स से मैं जब बात करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें, सिफारिशात आप देते भी हैं, बजट के आसपास भी सर जोड़कर बैठा जाता है, लेकिन ना तो ऑन बोर्ड लिया जाता है स्टेक होल्डर्स को, ना उनकी सिफारिशात में से कुछ चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स से जब बात करता हूँ। ये भी एक बड़ा मसला है हमारे साथ। अच्छा, इस तरह नहीं है। देखिए, मैं अर्ज करूँ कि जब भी चैम्बर्स की रिकमेंडेशन जाती है, डेफिनेटली 100% अब वो इनकॉर्पोरेट नहीं होती, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन चैम्बर मुसलसल इसको, हमारी अभी भी एक कॉन्फ्रेंस थी, रहीम यार खान चैम्बर ने अरेंज की थी, उसके अंदर भी किया गया था कि हम बार बार इनका दरवाज़ा नॉक करेंगे। जब आप बार बार दरवाज़ा नॉक करते हैं गवर्नमेंट का, तो कुछ ना कुछ आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप ये भी ना करें, आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस भी ना करें और गवर्नमेंट को उसमें ऑन बोर्ड ना करें, तो जो 2-4 मतलब आपकी सिफारिशात उसमें इंक्लूड कर ली जाती है, तो वो भी नहीं हो पाएंगी। तो हम मुसलसल इसके ऊपर लगे हुए और इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब स्पेशली 2 दिन तशरीफ लेकर आए और तमाम जो सिफारिशात चैम्बर्स की तरफ से दी गई है उन्होंने प्रॉपर उसको नोट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे साथ थे डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, माहिर मुआशियात, एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।